नमस्कार, जय श्री राम। अ, अभी पिछले 2-3 दिनों में जो मामला चल रहा है कनाडा और इंडिया का, तो नॉर्मली हम लोग क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पे बात करते रहते हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट मैटर की चीज़ हो रही है। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों के सामने अब तक आ चुकी होंगी। कुछ चीज़ें जो शायद नहीं आई होंगी, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको मतलब कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूं कि क्या क्या हो सकता है मिस हुआ। तो पहली चीज तो आपको में ध्यान होगा कि कनाडा की तरफ से ये खालिस्तानियों को एक सपोर्ट आज से नहीं, बहुत पहले से है। और ट्रूडो साहब जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, 90s में इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे। और उस समय कनिष्क एयरक्राफ्ट की बॉम्बिंग हुई थी, और उस समय भी कैनेडियन कोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बावजूद जो खालिस्तानी इसमें इन्वॉल्व थे, कैनेडियन ये एयर इंडिया कनिष्का की बॉम्बिंग में, उनको सबको वहाँ की कोर्ट्स से बरी करवा दिया गया। जो गवाही देने वाले थे वो कई सारे लोग कनाडा में ही असैसिनेट कर दिए गए, मार दिए गए, जिसके की कारण केस कमज़ोर हो गया। और भारत के बार बार कहने के बावजूद इन लोगों को भारत को हैंडओवर नहीं किया गया। तो ये कनाडा का एक आज से नहीं 30-40 सालों से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कनाडा कनाडा में उन्होंने खालिस्तानियों के लिए एक सेफ हेवन बना रखा है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में जाते हैं तो एक्चुअली ये जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट है, इसके कई एंगल्स। तो इसमें पहला एंगल तो ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस भी खुल के बोलती है और मानती है, जो रॉ है, अदर एजेंसीज हैं, तो उनके मुताबिक कांग्रेस को प्रॉब्लम ये थी कि पंजाब में उनकी एंट्री नहीं बन पा रही थी। वहाँ पे अकाली दल बीइंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्लस अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो अकाली दल बहुत डोमिनेंट फोर्स थी, जिसके कारण कांग्रेस की वहाँ एंट्री नहीं बन रही थी पॉलिटिकली। तो अकाली दल को काउंटर करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक रिलीजियस पॉलिटिकल मिक्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए। और पंजाब में एक यूनिक सी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे एक सिख पॉपुलेशन है और एक काफ़ी बड़ी हिंदू पॉपुलेशन। तो गेम प्लान ये था कि ये सिख पॉपुलेशन में से एक रेडिकल एलिमेंट खड़ा किया जाए और इनको टेररिज्म का एक रास्ता बता करके और हिंदूज पे अटैक कराया जाए। और होगा क्या कि एक तो अकालीज जो हैं वो कॉर्नर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिख ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर कोई एक सिख आउटफिट आकर के हिंदूज को मार रहा है, तो सबसे पहले उंगली उठेगी अकालीज पे। दूसरा, हिंदूज को ऑब्वियसली लगेगा कि अगर सिख हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमको बचाने के लिए हमारे पास क्या पॉलिटिकल चॉइस है, तो वो ऑटोमेटिक कांग्रेस के पास आएंगे। इस टाइप के गेम प्लान में खालिस्तानियों को एक संरक्षण भारत सरकार की तरफ से ही कांग्रेस ने प्रोवाइड किया। इसमें इंदिरा गांधी का पीरियड था और उनका नाम आता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो जब भारत से एक पॉलिटिकल पार्टी खुद अपने अंदर ही एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और एक इस टाइप की सेपरेटिस्ट मूवमेंट खड़ी कर रही है, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी और दुश्मन पीछे क्यों रहेंगे। तो वही हुआ, वो पाकिस्तान ने एक मौका देखा। तो उनको लगा कि 71 में हमारा मतलब बांग्लादेश तोड़ दिया था, हमारा बंटवारा किया। उनको ये मौका लगा कि हम भारत से बदला ले सकते हैं, हम पंजाब को अलग कर सकते हैं भारत से। तो और ये 77-78 में कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया था इमरजेंसी के बाद, और उसके पहले से ही। तो 71 का उनका घाव ताज़ा था पाकिस्तान का, उनको यहाँ एक मौका दिखा तो वो भी जी जान से इसके पीछे लग गए। अब पाकिस्तान लग गया तो पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बेसिकली सीआईए का बच्चा है।
सीआईए ने उसको पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। एक एक कदम आईएसआई का जो कुछ भी वो करती है दुनिया भर में, आप समझ लीजिए कि वो सीआईए की टेक्स्ट बुक से पढ़ा और सीखा हुआ है उन्होंने, उसी स्कूल से वो बनी हुई एजेंसी है। तो ऑटोमेटिक है कि जब आईएसआई किसी चीज़ में हाथ डाल रही है तो सीआईए को पता है, क्योंकि माँ तो सीआईए है उनकी। तो सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, उसको भी लगा, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइना और एक इंडिया, दो इतनी बड़ी पॉपुलेशंस बैठती हैं इस रीजन के अंदर, कि अमेरिका को मालूम है कि अगर उसको जियोपॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहना है तो उसको इस एरिया में अपना कंट्रोल बना के रखना है। और ये सारे टूल्स होते हैं कंट्रोल के, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, टेररिज्म, इनसे क्या है कि गवर्नमेंट्स अनस्टेबल रहती हैं, सोसाइटीज डिस्टेबलाइज्ड रहती हैं, डिस्टर्ब्ड रहती हैं, और आप एक स्विच की तरह इन ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंट्रोल करते हैं तो ये टेररिज्म है, दंगा फसाद है, ये सारी चीज़ें आप ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को और उनकी पोजीशंस को। तो सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसी तरह से काफी हद तक केजीबी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि केजीबी का उस समय कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और कोई भी सीक्रेट सर्विस जो है या एजेंसी जो है, अगर वो किसी कंट्री में ऑपरेट कर रही है और उसको इस टाइप का कोई एक रिलीजियस पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट टाइप की चीज दिखाई देती है तो वो कोई मौका छोड़ते नहीं। तो केजीबी भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये खालिस्तान मूवमेंट की ओवरऑल एक हिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद फिर केपीएस गिल वगैरह और ये 84 के बाद, इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद, कांग्रेस को ये जब समझ में आया कि यार ये चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो फिर उन्होंने बड़ा रूथलेसली इसको कंट्रोल किया और कर लिया, इंडिया में तो कर लिया। लेकिन जो सीआईए, आईएसआई, इन लोगों ने जो इन लोगों को पाला पोसा, इन्वेस्ट किया था इनके ऊपर, तो ये लोगों को इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में सेटल करवाया। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एक्वाडोर है, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे इनको सेटल वेटल करवा करके रखा हुआ है एसेट बना के। और बीच बीच में इनको ये यूज करते रहते हैं, कभी कोई बयानबाजी करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। जब उनको लगता है कि हमको इंडिया के ऊपर किसी तरह का डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल प्रेशर डालना है, वो एक स्विच ऑन करते हैं और थोड़े दिन ये पंखे की तरह ही है, खालिस्तानी इधर उधर घूमते हैं, चलते हैं और थोड़ी सी हवा क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रूडो साहब का इंडिया का बहुत टाइम, ट्रूडो साहब का काफ़ी टाइम से इंडिया के साथ ये डिस्प्यूट चला आ रहा था, कि जहाँ पे इंडिया इनको कह रहा था कि आपके यहाँ ये जो खालिस्तानी दंदनाते घूमते रहते हैं और एंटी इंडिया बातें करते रहते हैं, आप इनको कंट्रोल करें। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कैनेडियन सिटीजन नहीं है, बस कनाडा में जाके बैठे हुए हैं। तो टेक्निकली भाई 1-2 महीने, 6 महीने का वीज़ा है किसी का, तो उसके बाद उसको वापस इंडिया आ जाना चाहिए। ये सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको सिटीजन भी नहीं बनाए हैं। और सिटीजनशिप देने का आपका लॉजिक भी मतलब समझ के परे है, क्योंकि अगर इंडिया की तरफ से किसी के एक्सट्रेडिशन की डिमांड है, कोई वांटेड क्रिमिनल है हमारा, हम आपको बता रहे हैं कि सो एंड सो वांटेड क्रिमिनल है, इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इसकी चार्जशीट्स हैं, ये क्रिमिनल केसेस हैं, इसको आप वापस हमें भेजिए, और आप उसके बाद उसकी सिटीजनशिप को प्रोसेस करके उसको सिटीजन बना ले रहे हैं, तो ये एक होस्टाइल बिहेवियर है। ये आप हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया के एनिमी ऑफ द स्टेट को अपने यहाँ रख रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भारत की गवर्नमेंट का कनाडा के साथ काफ़ी डिस्प्यूट चला आ रहा था। और ट्रूडो साहब को वही गलतफहमी जो वाइट वेस्टर्न वर्ल्ड को होती है, कि वाइट सुप्रीमेसी वाली, कि हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं साहब, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। और उस कारण से ये हो रहा था कि कंटिन्यूसली इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ट्रूडो और उनकी गवर्नमेंट को इग्नोर कर रही थी। हमारी ट्रेड टाइज से लेकर के सारी चीज़ें बहुत कोल्ड और बहुत लिमिटेड होती चली जा रही थी। और इसका लॉस ऑब्वियसली कनाडा को काफ़ी हद तक
हो रहा है। इसमें एक दूसरा एंगल भी है, एक कमर्शियल एंगल भी है। कमर्शियल एंगल ये है कि कनाडा के पास क्योंकि लैंड बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब अमेरिका से वो बड़ा देश है, इंडिया से तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना ज़्यादा है एरिया में, और पॉपुलेशन उनकी 4-5 करोड़ है, मतलब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जितनी। तो लैंड इनके पास इफरात है, पानी, जंगल, ज़मीन सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से पंजाब से जो ये खालिस्तानी और पंजाबी लोग गए, तो इनको वहाँ पे बहुत सस्ते उस पर लैंड्स वगैरह मिल गई, किलोमीटर्स में फार्म्स मिल गए, और इन लोगों ने वहाँ खेती शुरू की। अब यहाँ से ये हुआ कि इंडिया में दालों की एक कमी थी, दालें दालें हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। इन लोगों ने वहाँ दालों की खेती शुरू कर दी, और उसका मैक्सिमम सप्लाई जो थी वो इंडिया होता था। इंडिया कनाडा का सबसे बड़ा इंपोर्टर था दालों का। तो कनाडा को बड़ा मज़ा आ रहा था कि हमारे यहाँ तो ये इंडियंस ही हैं, आकर के ये लोग खेती करते हैं और फिर ये वापस इंडिया ले जाते हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट खरीदती रहती है। तो वो सब ठीक था। फिर ये गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने मेक इन इंडिया और इंपोर्ट्स को कट करने के लिए देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ फालतू का इंपोर्ट हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये दालों का इतना करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट क्यों हो रहा है। तो उस पर फोकस किया गया, प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया, इंडिया में दालों की जो फार्मिंग है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, बढ़ा भी लिया, और इस हद तक बढ़ा लिया कि काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स को रोक दिया। उसके अलावा क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट का अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ा, तो उन्होंने भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन इंडिया को ऑफर की फार्मिंग के लिए। इंडिया की कंपनीज जो हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सैकड़ों हज़ारों हेक्टेयर के फार्म्स लेकर के बैठ गई। उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, और उन्होंने वहाँ पे वही दाल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से हमको दाल सस्ते में मिलने लगी। तो इंडिया ने अपनी परचेज को कनाडा तक लिमिटेड ना करके डाइवर्सिफाई कर लिया, अफ्रीका से लाना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया से लाना शुरू किया, और एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ग्रो करना शुरू कर दिया। तो उससे कनाडा को बहुत मार लगी। तो ये एक उनको बहुत तकलीफ है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा पूरा सेटअप था अच्छा खासा। तो अच्छा, उसमें भी हिट लगी खालिस्तानियों को। अब आपको मैं बताता हूँ कि दूसरा एंगल क्या है। तो दूसरा एंगल क्या है कि खालिस्तानीज वहाँ पे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो खालिस्तानियों के लिए बेसिकली आपको भी पता होगा कि जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि ये आईएसआई और सीआईए के पूरी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं। वहाँ पे इनको ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले एक कैश फ्लो खड़ा करो, पैसा कैसे आए। अब पैसा कैसे आए, तो ये बेसिकली क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, तो इनको छोटे मोटे क्राइम में इन्वॉल्व करके पैसा लाना है। कनाडा के अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा इनकम है, वो जॉब है ट्रक ड्राइवर्स की। मतलब एक ट्रक ड्राइवर की इनकम जो है महीने की, वो शायद एक डॉक्टर या प्रोफेसर से ज़्यादा होती है। और कनाडा में क्योंकि बहुत कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, कनाडा मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करता है, प्लस बहुत सारा रॉ मटेरियल, लकड़ी हो गया, वुड हो गया, क्योंकि जंगल बहुत हैं तो उनके यहाँ वुड का, टिम्बर का काम बहुत है, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। टिम्बर हो गया, कोल हो गया, इस टाइप की चीज़ें, मिनरल्स हैं, वो बाहर भेजते हैं, और बाहर से खाने पीने, कपड़े से लेकर के हर चीज़ वो इंपोर्ट करते हैं। अब इनका बहुत सारा माल जो है वो मैक्सिको और यूएसए से आता है, और पूरा का पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये होता है ट्रकिंग से। और इस ट्रकिंग पे जो है वो आप समझ लो कि 70 to 80% कब्जा जो है, कंट्रोल जो है, वो इंडियंस का है, और मेनली उसमें पंजाबीज का है, जो सिख है। तो खालिस्तानियों ने इस ट्रेड को, इस बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इस पे वो डोमिनेट करते हैं। दूसरा, वहाँ पे एक धालीवाल और एक नाम नहीं ध्यान आ रहा है, दो गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, माफिया गैंग्स हैं कनाडा के, ठीक है ना।
ये दोनों गैंग्स काफ़ी डोमिनेंट हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं। अब जगमीत सिंह जो जस्टिन ट्रूडो के बहुत तगड़े अलाई हैं, जिनके सपोर्ट पे इनकी सरकार टिकी है, तो जगमीत सिंह का भी ओरिजिनल नाम जगमीत सिंह धालीवाल है। और कनाडा की एक क्रिमिनल गैंग है, माफिया गैंग है, जिसका नाम धालीवाल है। तो आप कनेक्शन समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये गैंग्स क्या करती हैं? तो ये गैंग्स का मेन बिजनेस है ड्रग्स का, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का। और उनके पास एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है ट्रकिंग का। मेक्सिको से ट्रक्स आते हैं, पूरा अमेरिका क्रॉस करते हुए कनाडा में जाते हैं। और ये बड़े बड़े वो 16 और 18 और 24 व्हीलर जो ट्रॉलर्स होते हैं बड़े वाले, वो होते हैं। अब क्योंकि वो मेक्सिको से आ रहा है, कनाडा जा रहा है, तो उसकी अमेरिका में बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती नहीं है, और उसको ज़्यादा रुकना भी नहीं होता है। वो हाईवे हाईवे चलता चला जाता है सीधा। 2-3 हज़ार किलोमीटर, 3,000 3,500 किलोमीटर उसको अमेरिका को स्ट्रेट क्रॉस करना है, वो कर लेते हैं। और कनाडा के बॉर्डर पे आते हैं, तो कनाडा में तो इनकी सरकार है। तो ये कहानी है। तो ड्रग्स में ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मेक्सिको से ड्रग्स आती हैं, कनाडा तक आती हैं, कनाडा से फिर आगे इधर उधर पहुंचा दी जाती हैं, या फिर कनाडा से वो यूएसए में वापस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजी जाती है। तो एक बिजनेस इनका ये है। दूसरा फिर ये एक्सटॉर्शन वगैरह काम करते हैं। और तीसरा इनका एक बहुत बड़ा काम है गाड़ियों की चोरी। जी, गाड़ियाँ चोरी कनाडा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कनाडा की किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी कॉलोनी में आप चले जाएं और वहाँ लोगों से पूछेंगे, तो वो बता देंगे कि हाँ, पिछले हफ्ते बाजू में 4 घर छोड़ करके उनकी कार चोरी हो गई थी। पिछले महीने उस वाली गली में 4 घर छोड़ के एक गाड़ी चोरी हुई थी। वहाँ पे रेगुलर आइटम है। तो ये कार चोरी का जो मामला है पूरा, फिर ये कारों को काटना पीटना और इनका पार्ट्स वार्ट्स को निकाल नुकूल के इधर उधर खुर्द बुर्द करना, बेचना बाचना, ये सब भी ये खालिस्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे में ये लोग जा करके गुरुद्वारों को कंट्रोल करते हैं। अब क्योंकि क्रिमिनल गैंग्स इनके पास हैं, तो जब गुरुद्वारों के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो कोई नॉर्मल आदमी खड़ा होता है, ये उसको डरा धमका के बिठा देते हैं। अल्टीमेटली इनके कैंडिडेट्स जीत जाते हैं, गुरुद्वारों पे इनका कंट्रोल हो जाता है। और गुरुद्वारों में एक्चुअली क्या है कि वो एक दशवन की एक ट्रेडिशन है सिखों में, कि वो अपनी इनकम का 10% जो है वो गुरुद्वारे में डोनेट करते हैं। तो गुरुद्वारों में एक्चुअली जो पैसा कलेक्शन होता है वो बहुत हैवी होता है, तो वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है। प्लस गुरुद्वारे इनके कंट्रोल में होते हैं, तो पूरी सिख कम्युनिटी और उसके अंदर जो नैरेटिव चलना है, जो बातें चलनी है, वो इनके कंट्रोल में होती। सारे सिख सपोज संडे को इकट्ठा होते हैं गुरुद्वारे में, और संडे को ये लोग अपने रेडिकल लोगों को बुला करके भाषण वाषण कराते हैं, तो धीरे 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 कम्युनिटी का पूरे ब्रेन वॉश कर लेते हैं। तो ये पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है, और इसको पूरा डिज़ाइन और प्रोग्राम किया हुआ है आईएसआई और सीआईए ने। अब रिसेंट क्या हुआ? तो रिसेंट हुआ ये कि ये हरदीप सिंह निज्जर है, ये जलंधर का है, ये पहुंच गया कनाडा 97 में। ठीक है, यहाँ पे ये कांड वांड करके गया था, खालिस्तानी टेररिज्म के वांटेड था, भाग गया। कनाडा पहुंचा ये कोई रवि शर्मा या इस टाइप का फर्जी नाम और आइडेंटिटी और पासपोर्ट बना के, दाढ़ी वाड़ी कटवा के पहुंच गया कनाडा। और वहाँ कोशिश की इसने रवि शर्मा बन करके सिटीजनशिप लेने की, पकड़ा गया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मिलेगी आपको। ये फिर इधर उधर गया, दुबई उबई, फिर वापस लौट के कनाडा आया, अपने ओरिजिनल नाम से आया। और वहाँ पहुँच करके इसने बोला कि अब तो मैंने क्या है कि 8-10 दिन के अंदर ही उसने बताया कि मेरे को कोई बंदी मिल गई और उससे मेरा प्यार हो गया, शादी हो गई। और शादी की फ़ोटो वोटो लगा के फिर इसने सिटीजनशिप मांगी कि अब तो ये कैनेडियन सिटीज़न है, इससे मेरी शादी हो गई जी। फिर कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने जब जांच की, तो पता चला कि ये जो बंदी है, ये 1 साल पहले खुद इसी तरीके से किसी कैनेडियन से शादी करके अमेरिका आई, ये कनाडा आई थी इंडिया से, और यहाँ इसको सिटीजनशिप मिलते ही इसने उसको डाइवोर्स दिया और खुद के एज ए कैनेडियन ये
निज्जर को स्पॉन्सर करने के लिए खड़ी हो गई शादी करके। तो उन्होंने इसको भी बोला ये फर्जी शादी है, तुम्हें नहीं देंगे सिटीजनशिप। तो इसकी सिटीजनशिप हमेशा डाउट में रही, इसको दे नहीं रहे थे ये। फिर पता नहीं ये कब कैसे इसको सिटीजन बना लिया। इस बीच में इसके ऊपर इंटरपोल से वारंट निकलवाया इंडिया ने, सब किया। 10 लाख रुपए का एनआईए ने इसके सर पे इनाम रखा हुआ है निज्जर के। अब आप बोल रहे हो कि ये हमारा सिटीजन है। तो भाई जो आदमी इंडियन सिटीजन था, जो इंडिया से भगोड़ा है, जिसको, जो कि इंडिया में वांटेड है, जिसको इंटरपोल ने वारंट इशू किया हुआ है, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम इंडियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, आपको हर बार लगातार बोल रही है गवर्नमेंट कि इस आदमी को हैंड ओवर कर दो, आप मानने को तैयार नहीं। और दूसरा, इस आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अच्छा, ये सरे में एक गुरुद्वारा है, उसका ये चीफ बन गया वहां पे निज्जर। अब कहना कुछ ऐसा है कि कुछ फाइनेंशियल लेन देन था, यही गुरुद्वारे से रिलेटेड चंदा और कलेक्शन और इस टाइप की चीज़ों को लेकर के कुछ फाइनेंशियल लेन देन था इसका किसी दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरी गैंग के साथ। जैसा मैंने बताया, एक धालीवाल गैंग है और एक और कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम मेरे को, वो भी कुछ पंजाबी सरनेम है। तो ऐसी 2 गैंग्स हैं, तो इनके गैंग वॉर्स होते रहते हैं और एक दूसरे को ये लोग एलिमिनेट भी करते रहते हैं। तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि ये उस गैंग वॉर में ऑपोजिट गैंग वालों ने इसको मार दिया। अब ये पूरा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, इसमें गुरुद्वारे की बहुत तगड़ी फंडिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपकी माफिया गैंग्स इन्वॉल्व हैं, सब कुछ। और जहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व हो, प्लस एक बहुत तगड़ा वोट बैंक, रेडिकलाइज्ड वोट बैंक इन्वॉल्व हो, तो वहाँ से पॉलिटिशियन दूर नहीं हट सकता। तो ट्रूडो साहब वो गुड़ में मक्खी की तरह इसीलिए उसमें चिपके हुए हैं कि गंदगी चाहे जितनी भी हो, यहाँ से मेरे को वोट मिलते हैं। लेकिन अब इस चक्कर में हो ये रहा है कि कनाडा के साथ इंडिया के रिलेशंस बद से बदतर हो रहे हैं। कनाडा की इकोनॉमी इस समय काफ़ी चैलेंजेस में है, इन्फ्लेशन से लेकर के बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। और कोविड के बाद सारी ही इकोनॉमीज़ काफ़ी स्ट्रेस में हैं और बाहर निकलने की सब कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सारी इकोनॉमीज़ इंडिया के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, बनाने का, क्योंकि इंडिया की एक इकोनॉमी स्टेबल है और ग्रोथ पे है। तो इस समय जितनी भी इकोनॉमीज़ अनस्टेबल हैं या जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो सारी इकोनॉमीज़ इस कोशिश में हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ टाई अप कर लें और हम अपनी ग्रोथ को वापस पटरी पे ले आएं। ऐसे में ट्रूडो साहब ने वैसे ही कैनेडियन इकोनॉमी का भट्ठा बिठा रखा है और अब वो इंडिया से ट्रेड टॉक्स बंद हो चुकी हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब ये डिप्लोमेटिक विवाद शुरू हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि इंडिया में कुछ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो ये आईएसआई और खालिस्तानियों की जो एक्टिविटी है, ये कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही, क्या है, इसके बारे में कैनेडियन पॉलिटिशियंस को ब्रीफिंग देना और डिस्कशन करना शुरू करें, ताकि कैनेडियन पॉलिटिशियंस को पता रहे कि वो किस किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो काम इंडिया की एम्बेसी की तरफ से ये ऑफिसर कर रहे थे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे चाइनीज सीक्रेट सर्विस प्रेजेंट है। तो उन्होंने नोटिस किया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने चाइनीज पॉलिटिशियन, कैनेडियन पॉलिटिशियन से बात करनी शुरू की कि भाई साहब, आपको कोई इंडियन डिप्लोमेट आकर के इस टाइप की बातें कर रहा है क्या? उन्होंने बताया हाँ कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये वहाँ से चाइना की हुई खुराफात है कि उन्होंने इस डिप्लोमेट को आइडेंटिफाई करके और
कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बोला कि ये आदमी आपके यहाँ इंटरफेरेंस कर रहा है, जबकि उसका इंटरफेरेंस से कोई लेना देना नहीं, वो बकायदा अपनी जॉब कर रहा है। इंडिया में जो इंडिया के एम्बेसी है, डिप्लोमेट्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि अगर इंडिया के खिलाफ उस कंट्री में कुछ हो रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट को इंडिया की ये कंसर्न्स कि भाई देखिए हमारी कंट्री के खिलाफ आपके देश में ऐसे ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए कुछ करिए। ये भारत के हर डिप्लोमेट की ड्यूटी है कि भारत सरकार की जो चिंताएं हैं, भारत सरकार के खिलाफ अगर कहीं उस देश में कुछ हो रहा है तो इंडिया का जो दूतावास है, उसके जो अधिकारी हैं, वो वहाँ के पॉलिटिशियंस से डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचाई जाए और उसके बारे में कुछ करवाया जाए। तो इंडियन डिप्लोमेट अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसको चाइनीज सीक्रेट सर्विस और चाइनीज डिप्लोमेट्स ने कुछ घुमा फिरा के ट्रूडो साहब के दिमाग में डाला। अब ट्रूडो साहब के पिताजी के नाम पे एक लंबी चौड़ी वो है, फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, एक एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, और उसमें काफी लंबा चौड़ा डोनेशन चाइना से आता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी एक पूर्व पॉलिटिशियन थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे एक फाउंडेशन बनी हुई है, उसमें भी चाइना से करोड़ों डॉलर्स की डोनेशन आती है। तो ऐसे ही ट्रूडो साहब के यहाँ भी आती है। तो जो चाइनीज इतनी डोनेशन दे रहे हैं तो उनकी बात तो मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब वही है कि यहाँ पे एक बैक एंड पे गेम खेला गया है, चाइना की तरफ से खेला गया है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ब्रिक्स से लेकर के G20 तक इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पे चाइना को साइडलाइन कर डाला है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन चाइना के अंदर ऑलरेडी है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इंडिया का। तो फिर उन्होंने अपना इस टाइप का इन्फ्लुएंस यूज करके एक इशू खड़ा करने की कोशिश की। ट्रूडो साहब को ये लगा कि मैं, क्योंकि मेरी G20 में बड़ी फजीयत हुई है, तो यहाँ आकर के मैं इस टाइप का एक शेर बन करके और कुछ कर दूंगा इंडिया के खिलाफ, तो मेरे सपोर्ट में लोग खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि पहले तो G20 में जो इनकी हालत यहाँ इंडिया में हुई, उसको लेकर के कैनेडियन मीडिया से लेकर के, ऑपोजिशन से लेकर के, आम कैनेडियन उनको गालियां दे रहा है कि तुमने नाक कटवा दी, तुम बेइज्जती करा के आए हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं हो, क्या लेके आए हो G20 से, इस टाइप की बातें हो रही हैं। वहाँ की मीडिया ये पॉइंट आउट कर रही है कि ये बेइज्जत होके आए हैं, ह्यूमिलिएट होके आए हैं, G20 में इनसे किसी ने बात नहीं की, किसी ने मुलाकात नहीं की। तो उल्टा पड़ गया। वहाँ अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो इनकी 20% के आसपास आ गई हैं, मोदी जी की 76% के ऊपर बनी हुई हैं 10 साल से। तो ट्रूडो साहब के लिए ये चीज़ बहुत बुरी बैकफायर कर गई। ट्रूडो साहब को ये भरोसा था कि फाइव आइज नेशंस जो हैं, मतलब UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं ये। तो इनको ये था कि ये 5 कंट्रीज़ तो कहीं अलग होती नहीं है, जहाँ पे एक जाता है तो सारे के सारे एक साथ खड़े होते ही होते हैं। तो इन कंट्रीज़ को भी इन्होंने बोला कि भाई हमने इंडिया से पंगा ले लिया है और अब आप लोगों को साथ खड़े होना है। इन सब ने पल्ला झाड़ दिया, बड़ा बैलेंस सा सब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ठीक है, आपने आरोप लगाया है, आरोप गंभीर हैं, हम देख रहे हैं, हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो ट्रूडो साहब जो हैं वो पड़ गए अकेले, और इंडिया ने उलट के क्या किया कि इन्होंने वहाँ से इंडियन एम्बेसी के एक डिप्लोमेट को बाहर निकाला था, एक ऑफिसर को बाहर निकाला था। इंडिया ने उठा के शायद इनके सीधे जो हाई कमिश्नर हैं, जो एम्बेसडर होते हैं इंडिया में, उनको ही वापस भेज दिया। तो इंडिया ने एक स्टेप ऊपर के ऑफिसर को इंडिया से बाहर जाने के लिए बोल दिया है।
और अब ये सिचुएशन जो है यहाँ से कितनी सुधरेगी और कैसे सुधरेगी देखना है, क्योंकि इंडिया अब इसको वेस्ट को एक सबक सिखाने वाले हिसाब में ले रहा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इसमें यूक्रेन भी कूद पड़ा है, इसमें पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, इसमें अभी चाइना भी आएगा, इसमें अभी रशिया भी आएगा, बहुत कुछ होगा। और हालांकि अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ट्रूडो साहब कदम पीछे हटा के चुपचाप अब हटना चाह रहे हैं इस विवाद से, और उनका कहना है कि मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब तो भाई साहब आपने जो करना था कर ही दिया, तो अब कितना झुक के आप इससे बाहर निकलेंगे ये देखना होगा।